हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ICFRA के 2019 के बॉटनी के साइंटिस्ट बी का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए, ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। तो चलिए, इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। एंड यहाँ पर हमारा ICFRA का क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग ख़त्म होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। So the newborn baby of a mother having blood group O Rh positive and father having blood group AB Rh negative got mixed with other babies in the hospital. The baby with which of the following blood group may be of the couple? हुआ क्या है, ये कोई मदर है जो O Rh पॉजिटिव है और एक फादर का ब्लड ग्रुप है AB Rh नेगेटिव। ये क्या हुआ है, इट गॉट मिक्स विद द बेबीज़ इन द हॉस्पिटल। तो ये मिक्स हुआ है दूसरे बेबीज़ के जो कि हॉस्पिटल में है उनके ब्लड से। तो फिर द बेबी विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप मे बी ऑफ द कपल। तो कौन सी बेबी जो है वो कपल के ब्लड ग्रुप से मैच कर रही होगी। ओके, तो बेबी का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। मदर का क्या है, दैट इज़ वो RH पॉजिटिव। RH अगर मदर RH पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली बेबी भी RH पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो हम ये वाले ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मदर का ब्लड ग्रुप है वो, फादर का ब्लड ग्रुप है AB। तो देखना पड़ता है कि कौन से फॉर्म्स ऑफ ब्लड ग्रुप हमें मिल सकते हैं। फादर के यहाँ से हमें 3 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे ब्लड ग्रुप के, AB और AB। मदर से क्योंकि वो O ग्रुप है तो सिर्फ बनेगा O। अगर हम इनके फॉर्म्स को देख लें तो फिर O और ये क्या बनेगा, A ब्लड ग्रुप बनेगा, O और B ब्लड ग्रुप बनेगा, AB और वो AB ब्लड ग्रुप बनेंगे। यानी कि 3 चांसेस होंगे कि अगर बेबी या तो A ब्लड ग्रुप का होगा या फिर B का होगा या फिर AB का होगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ये B यानी यहाँ पर वो RH पॉजिटिव है, सो दिस इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर ये RH पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये है ऑलरेडी, कॉम्बिनेशन बन रहा है। सो द राइट आंसर इज ये RH पॉजिटिव, ठीक है। काफ़ी सिंपल था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन स्ट्रैंड ऑफ सेक्शन ऑफ DNA आइसोलेटेड फ्रॉम E. coli reads। ओके, E. coli का ये DNA सीक्वेंस है जो कि 5' to 3' सीक्वेंस दिया गया है। सपोज mRNA इज ट्रांसक्राइब्ड यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस DNA स्ट्रैंड। बोला क्या जा रहा है कि अगर सपोज अगर इस DNA के सीक्वेंस को अगर हम इसको टेम्पलेट यूज़ करके अगर हम mRNA सिंथेसाइज करने की कोशिश करें तो फिर mRNA का सीक्वेंस क्या होगा। तो आपको पता है DNA में कौन से न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं, एडेनाइन, थाइमिन, ग्वानाइन एंड साइटोसिन। और RNA में एडेनाइन भी रहेगा, ग्वानासिन भी रहेगा, साइटोसिन भी रहेगा, लेकिन थाइमिन की जगह पर यहाँ पर होगा यूरासिल। तो सिंपल है, आपको करना क्या है कि जहाँ जहाँ पर भी थाइमिन है वहाँ पर आपको यूरासिल को प्लेस करते जाना होगा। ग्वानिन ही रहेगा, जहाँ पर T है वहाँ पर U होगा। तो ऐसे अगर आप करते जाएं तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट पड़ता है, ऑप्शन D। काफ़ी सिंपल सा सवाल है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, when two or more authors publish a new species or a new name, their names are linked using an epithet। ये थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सोनॉमी में हम पढ़ते हैं इसको। ओके, अगर कोई स्पीशीज़ है, कोई प्लांट स्पीशीज़ है, अगर उसे किसी ने पब्लिश किया है और वहाँ पर ऑथर्स 1 या 2 नहीं है, 2 से ज़्यादा हैं, तो फिर हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एट ऑल। ओके, एट ऑल। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर 2 हैं तो फिर हम इसको एंड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी अब मान लो प्रिया और दर्शिनी है, तो प्रिया एंड दर्शिनी। तो अगर 2 ऑथर्स पूछें तो फिर आपको यूज़ करना होगा एंड। ओके,
लेकिन यहाँ 2 से ज़्यादा ऑथर्स हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको यूज़ करना होता है एटॉल, इसका एब्रीवेशन है एट। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। अमॉन्ग द डिफरेंट बायोजियोग्राफिक जोन्स इन इंडिया, विच जोन इज़ द लार्जेस्ट बायोजियोग्राफिक रीजन? या कौन सा ऐसा जोन है इंडिया में जो कि लार्जेस्ट बायोजियोग्राफिक रीजन माना जाता है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो डेक्कन प्लेटो जोन। फ्रैगनेंट फ्लावर्स विथ वेल डेवलप्ड नेक्टरीज आर अडेप्टेड फॉर। एक फ्लावर्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा खुशबूदार फ्लावर्स हैं और अच्छे खासे नेक्टरीज डेवलप्ड किए हुए हैं उस फ्लावर ने, तो फिर ऑब्वियसली खुशबू किसको अट्रैक्ट करने के लिए बनती है? इंसेक्ट्स के लिए, ठीक है। नेक्टरीज भी हैं तो इट इज़ मेंट फॉर entomophily, the pollination which takes place through insects, that is called as entomophily. Zoophily, the pollination which takes place through animals. Hydrophily through water, ठीक है। और एनिमोफिली मतलब इट इज़ अ मेथड ऑफ पॉलिनेशन विच यूजेस एयर करेंट्स टू ट्रांसफर पोलन। सिंपल भाषा में बोले तो विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन जो होता है दैट इज कॉल्ड एज एनिमोफिली। ओके, on sequence analysis of double-stranded DNA, the result shows that the guanine content was 20%, and what is the amount of A and T put together? पूछा क्या जा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्वानिन का कंटेंट कितना है? 20% है। तो फिर आपको बताना है कि ये और टी, तो ये प्लस टी का जो कंटेंट है ये कितना हो सकता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ग्वानिन का कंटेंट कितना बताया है क्वेश्चन में? 20% है। सो ए प्लस टी इज इक्वल्स टू जी प्लस सी। ओके, तो चार्गफ रूल्स क्या बताती है? ए प्लस टी इज इक्वल्स टू जी प्लस सी। तो इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ग्वानिन का कंटेंट अगर 20% है तो फिर इसके मुताबिक, चार्गफ रूल्स के मुताबिक, साइटोसिन का भी कंटेंट कितना होगा? 20% ही रहेगा। तो ये दोनों मिलाकर जी और सी कितने बनाएंगे? 40% से 40% बनाएंगे, ठीक है। अगर 100 से 40% को माइनस किया जाए, सब्सट्रैक्ट किया जाए, तो फिर कितना बनेगा? सॉरी, 40 को अगर इफ़ यू माइनस 100 विथ 40 तो फिर कितना बनेगा? 60। तो 60 क्या होगा? एडिनाइन एंड थायमिन, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है ये एंड टी पुट टुगेदर, तो फिर हमें ऑप्शन डी सेलेक्ट करना होगा। अगर ये पूछ लेते ये का इसमें से ए का कंटेंट कितना होगा, तो ऑब्वियसली ए का कंटेंट कितना होता? 30 + 30 मिलाकर ही, तो क्योंकि ये इक्वल मात्रा में मिलेंगे तो फिर इसको हमें इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। तो 30 + 30 मिला के ही तो 60 बनेगा। तो अगर ये पूछ लेते एडिनाइन का या फिर थायमिन का इंडिविजुअल कंटेंट कितना है, तो फिर आपको लिखना होता 30। ओके, सेलेक्ट करना होता ऑप्शन बी। लेकिन यहाँ पर पुट टुगेदर यानी इसको प्लस किया जा रहा है, यानी ए प्लस टी को मिला के ये पूछ रहे हैं, तो फिर सही ऑप्शन क्या बनता है? ऑप्शन डी, 60%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Cyathium inflorescence is seen in which of the following plants? ओके, Cyathium का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो हमें कौन से प्लांट में देखने को मिलता है? सो द प्लांट नेम इज यूफोर्बिया हिरेटा। ओके, नेक्स्ट, the stage of lysogenic cycle where the viral DNA segment is integrated into a host cell genome is called as। एक लाइसोजेनिक की कोई स्टेज, लाइसोजेनिक साइकिल क्या होती है? जहाँ पर हाउ द लाइसोजेनिक साइकिल इज डिफर फ्रॉम द लाइटिक साइकिल। अगर आप इस चीज़ को समझ लेना तो ये आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। लाइटिक साइकिल में होता क्या है? लाइटिक साइकिल में क्या होता है? फेज डीएनए आएगा, ओके, ये अपना फेज यानी वायरस, ओके। सो फेज डीएनए क्या होगा? होस्ट सेल में एंट्री करेगा, तो होस्ट सेल में क्या होगा? अपना खुद का डीएनए होगा, तो उस होस्ट डीएनए को ये क्या करेगा? ब्रेक करता जाएगा, ठीक है। होस्ट सेल के डीएनए को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा, यानी लाइस कर देगा, तभी तो ये लाइटिक साइकिल है, ठीक है। लेकिन लाइसोजेनी में क्या होता है? यहाँ पर फेज डीएनए आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये होस्ट डीएनए को ब्रेक नहीं कर रहा है, बल्कि ये होस्ट डीएनए है
तो इसके साथ ये क्या हो रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है, ठीक है। सो अगर ये इंटीग्रेट कर जाता है तो इस स्टेज को हम बोलते हैं प्रोफेज, ओके। लेकिन बाद में ये लाइटिक में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पर प्रोफेज में फ़िलहाल मतलब कुछ अगर कैसे को इसको कंडीशंस जब इसको फेवरेबल मिल जाएंगे तो फिर अगेन द लाइसोजेनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द लाइटिक साइकिल। सो दिस इज लाइसोजेनी। सो ये आपको याद रखना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चाइनीज ब्रेक फर्न इज अ हाइपर एक्यूमुलेटर ऑफ, देखिए चाइनीज ब्रेक फर्न, उसका बोटानिकल नाम है थीरिस वेडाटा। तो इसमें इट इज़ एन हाइपर एक्यूमुलेटर ऑफ आर्सेनिक, ये सबसे ज़्यादा आर्सेनिक को क्या करता है, एक्यूमुलेट करता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में आपको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स, अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा तो फिर आप इसको आराम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो मेटल्स को अक्यूमुलेट करते हैं, देयर बाय दे प्रिवेंट्स देयर हाईएस्ट अक्यूमुलेशन, और वहाँ से क्या होता है डिसीज़ेस को हम कुछ हद तक या फिर कुछ पोल्यूशन को मेटल रिलेटेड कंपाउंड्स पोल्यूशन को हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। In an angiosperm, main plant is diploid and female plant is tetraploid. Endosperm will be, देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी सिंपल है अगर आपको इसकी प्लॉडी लेवल ठीक से समझ आ जाए, ठीक है। मेल प्लांट जो है ये क्या है, डिप्लॉयड है, लेकिन फीमेल प्लांट क्या है, टेट्राप्लॉयड है, ठीक है। तो इसका एंडोस्पर्म क्या बनेगा, टेट्राप्लॉयड बोले तो 4n, ठीक है। तो इसका एंडोस्पर्म पूछ रहे हैं कि इसके एंडोस्पर्म जब ये बनेगा तो इसका प्लॉयडी लेवल क्या होगा, यानी मेल और फीमेल जब कंबाइन होकर अगर एंडोस्पर्म बनाएं तो फिर इसका प्लॉयडी लेवल क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। फीमेल का टेट्रा है तो फिर ये टेट्राप्लॉयड ही रहेगा, और यहाँ से मेल से क्या होगा, हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम आएंगे। सो 4n + 1n मिलाकर क्या बनाएंगे, 5n, यानी पेंटाप्लॉयड, ठीक है। So the correct option is D. Which of the following is the correct hierarchical sequence for classifying a living organism? ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको NCERT की बुक में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा इन्होंने ट्रिक क्या पूछा है कि डोमेन काफ़ी बहुत कम बुक्स में इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो डोमेन फर्स्ट आएगा, नेक्स्ट किंगडम, नेक्स्ट फाइलम, नेक्स्ट क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। यूजुअली सब बच्चों को पता होता है कि फर्स्ट किंगडम आता है, किंगडम के बाद क्या होता है, फाइलम आता है, फाइलम हम यूजुअली ज़ूलॉजी में यूज़ करते हैं, लेकिन प्लांट्स में ज़्यादातर हम डिवीजन यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम और डिवीजन, नेक्स्ट क्या आएगा, क्लास आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, ऑर्डर आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, फैमिली आएगी, नेक्स्ट जीनस, नेक्स्ट स्पीशीज़। ये यूजुअल कॉम्बिनेशन है, सबको पता होता है, लेकिन यहाँ पर किंगडम से ऊपर क्या होता है, सुपर किंगडम। इस चीज़ को सब लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन सुपर किंगडम का दूसरा नाम क्या है, डोमेन। इन्होंने उसी चीज़ को यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। सुपर, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, सुपर किंगडम का और दूसरा नाम क्या है, डोमेन, फाइन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ये। फूलिश सीडलिंग डिजीज इन राइस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ, फूलिश सीडलिंग डिजीज़ लेड टू द डिस्कवरी ऑफ, यानी राइस में एक डिजीज़ है जिसका नाम है फूलिश सीडलिंग डिजीज़। जब ये स्टडी किया जा रहा था या फिर जब इसको डिस्कवर किया गया था या फिर जब, तो बीच में क्या हुआ था कि गिबरेलिक एसिड का डिस्कवरी हुआ था। व्हेन साइंटिस्ट वाज स्टडीइंग फूलिश सीडलिंग डिजीज़ इन राइस, तब वहाँ जाकर गिबरेलिक एसिड जो एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइटोहार्मोन है, इसकी डिस्कवरी हुई थी। तो ये फूलिश सीडलिंग डिजीज़ किसने कौन कॉज करता है, ये कॉज करता है फंजाई। क्या नाम है इसका भाई, जिबरेला फ्यूजिकोराई, ठीक है, जिबरेला फ्यूजिकोराई, ओके। सो इस डिजीज़ में क्या होता है, एबनॉर्मल एलोंगेशन होता है स्टेम का और स्टंटिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट,
which set of events occur during the elongation. लेकिन ट्रांसलेशन के स्टेप में सेकेंड स्टेप, ट्रांसलेशन में यूजुअली 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। ये फर्स्ट है इनिशिएशन, नेक्स्ट है एलोंगेशन एंड थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि एलोंगेशन में कौन सा करेक्ट सीक्वेंस में स्टेप्स बन रहे हैं, कौन से इवेंट्स होते हैं। चलिए देख लेते हैं। अटैचमेंट ऑफ mRNA विद स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स, नहीं। पहले तो करेक्ट अमाइनो एसिड टीआरएनए ऑन, ओके, लोडिंग ऑफ करेक्ट अमाइनो एसिड टीआरएनए ऑन द ए साइड, यस। यहाँ पर क्या होता है, टीआरएनए पे करेक्ट अमाइनो एसिड पहले ऐड की जाती है। जब वो ऐड हो जाता है तो फिर करेक्ट अमाइनो एसिड जब टीआरएनए पे एंटी कोडॉन रीजन पे अगर करेक्ट अमाइनो एसिड आके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस का ऐड हो जाता है तो फिर ये जाकर अमाइनो एसिड्स टीआरएनए पे करेक्टली जाकर अगर बाइंड हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड टीआरएनए। तो उसकी लोडिंग कहाँ पे होती है, फर्स्ट ए साइड पे होती है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द अमाइनो एसिड टीआरएनए एट ए साइट एंड द पेप्टाइड चेन दैट इज अटैच टू द पेप्टिडल टीआरएनए एट द पी साइड। क्या होता है यहाँ पर, पेप्टाइड जैसे ही वो लोड हो गया, अमाइनो एसिड टीआरएनए आकर ये साइड पे बाइंड हो गया, तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ठीक है। कहाँ पर, ये साइड पे होगी। और वो पेप्टाइड चेन वहीं पे नहीं रहेगी, इट विल बी अटैच्ड टू द पेप्टिडल टीआरएनए एट द पी साइड, ठीक है। डिसोसिएशन ऑफ द 2 राइबोसोमल यूनिट्स, नहीं, ये हमें एलोंगेशन में नहीं देखने को मिलता। ट्रांसलोकेशन ऑफ द पेप्टिडल टीआरएनए फ्रॉम ए साइड टू पी साइड ऑफ द राइबोसोम, एस। जो पेप्टिडल टीआरएनए बनी थी ए साइड में, वो ए साइड से पी साइड को ट्रांसफ़र होती है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ये QRT सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, Following are some generalization related to wood anatomy of higher plants. Again, wood anatomy of higher plants में कौन से ऑप्शंस सही बैठ रहे हैं, we have to match that. ओके, देख लेते हैं। एक्सियल सिस्टम ऑफ कॉनिफर वुड्स कंसिस्ट मेनली और एंटायरली ऑफ ट्रेकिड्स, या तो फिर इसमें मेनली ट्रेकिड्स होंगे या फिर पूरे के पूरे ट्रेकिड्स रहेंगे कॉनिफर वुड्स में, पर्टिकुलरली इन द एक्सियल स्टेम, सही है। द रेज ऑफ कॉनिफर्स टिपिकली कंटेन ओनली पेरेन्काइमा सेल, रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ पेरेन्काइमा सेल्स ही पाए जाते हैं। द रेस ऑफ एंजियोस्पर्म्स टिपिकली कंटेन बोथ स्क्लेरेन्काइमा एंड ट्रेकिड्स, रॉन्ग। ट्रेकिड्स और स्क्लेरेन्काइमा सेल्स नहीं। एंजियोस्पर्म वुड मे बी ईदर डिफ्यूज्ड, पोरस और रिंग पोरस, यस, द ऑप्शन इज राइट। तो सही कौन से हुए, 1 and 4, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेल एडिशन प्रोटीन, इनमें से कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो कि सेल एडिशन में यानी सेल अटैचमेंट में, एक सेल और दूसरे सेल पे एडिशन में यानी अटैचमेंट में हेल्प नहीं करती। ओके, चलिए देख लेते हैं। कैडरिन हेल्प करती है, वन सेल को दूसरे सेल को अटैच करने में कैडरिन का इंपॉर्टेंट रोल है। लैमिनिन ऑब्वियसली सेलेक्टिव इम्यूनोग्लोबुलिन एक एंटीबॉडी है, तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पर प्रोटीन पूछा गया है। एंड दैट टू सेल एडिशन, ऑब्वियसली इट डजंट हैव एनी रोल इन सेल एडिशन। ओके, नेक्स्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज, आपको नॉट सेलेक्ट करना है तो फिर आप सेलेक्ट करेंगे डी, ठीक है। लाइसोसोम आर नॉन एज सुसाइड बैग्स, लाइसोसोम एक वन ऑफ द सेल ऑर्गेनल है, इसको हम पॉपुलरली किस नाम से बुलाए जाते हैं, सुसाइड बैग्स करके बुलाए जाते हैं। क्यों बोला जाता है उसको, बिकॉज इट हैज़ अ हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी है। एक्टिविटी बनती किससे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं इनमें भरे पड़े हुए हैं। ओके, इसलिए क्या होता है, लाइसोसोम, अब अगर एक कोई सेल है, अगर उसमें हर एक सेल में तो लाइसोसोम्स होंगे, ठीक है। तो सेल में मान लो लाइसोसोम्स हैं, तो फिर ये क्या करेंगे, लाइसोसोम अपने खुद के सेल का ही डेथ करवाएंगे, सुसाइड, इसलिए इसको सुसाइड बैग्स का नाम दिया गया है, ठीक है। ये कैसे करवाएंगे, क्योंकि इनमें ज़्यादा मात्रा में क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, और उन एंजाइम्स यहाँ पर उनकी एक्टिविटी हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी ज़्यादा रहती है इनमें, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ये। नेक्स्ट, IUCN
द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए इसका एब्रीवेशन भी पूछ सकते हैं नेक्स्ट पेपर में, सो बेटर आपको एब्रीवेशन भी याद होना चाहिए, ठीक है। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऑप्शन में इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है। यहाँ पर मोर्जिस स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड तो ठीक है, लेकिन ये जो है ये आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक है, मोर्जिस में नहीं है, ग्लैंड में है, ठीक है। सो ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड, दिस हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर, बट यहाँ पर क्योंकि स्विट्ज़रलैंड करेक्ट है तो आपको ये चीज़ इसको टिक करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। इट इज़ अ ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड, ओके। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट किसी एग्जाम में पूछ लें तो फिर आपको सेलेक्ट करना होगा मॉर्कस या ग्लैंड में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ग्लैंड, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू रिमूवल ऑफ सुपर क्वालिंग, ओके, रिमूवल ऑफ सुपर क्वालिंग, ओके। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है, नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू सुपर क्वालिंग, रिमूवल ऑफ सुपर क्वालिंग ड्यूरिंग अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए एंड द रेप्लिकेशन फोक, ओके। जब डीएनए अनवाइंड हो रहा होगा रेप्लिकेशन फोक से तो फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि अब अनवाइंडिंग हो रहा है तो फिर सुपर क्वालिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डीएनए अगर कॉम्पैक्ट है तो ये अनवाइंड जब होगा ऐसे 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 करके, जब ये खुलना शुरू होगा तो देर आर चांसेस कि कॉइल हो जाए ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस कॉइलिंग को कौन रिमूव करेगा या फिर इस कॉइलिंग को होने से कौन रोकेगा, चलिए देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ये याद, दिस यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि यहाँ पर नॉट ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है, ओके। accumulation of supercoils is a result of DNA helicase activity during unwinding of DNA, okay। तो accumulation of supercoils is a result of DNA helicase activity during unwinding DNA, तो दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों, जब डीएनए हेलिकेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए, ये डीएनए को खोलना शुरू करेगा, ठीक है। अगर ये खोलना शुरू करेगा तभी तो accumulate होगा सुपरक्वाइल, सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। प्रॉब्लम ऑफ डीएनए सुपरक्वाइलिंग्स इज वैलिड ओनली फॉर सर्कुलर क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया एंड नॉट फॉर द लीनियर क्रोमोसोम, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। अगर डीएनए सिर्फ सर्कुलर है या फिर सिर्फ लीनियर है तभी सुपरक्वाइलिंग के चांसेस बनेंगे, वरना नहीं होंगे, ऐसा कहीं भी नहीं है। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। Supercoiling of DNA is removed by topoisomeresis by breaking either one or both strands of DNA on the unreplicated DNA. This is a correct statement, क्योंकि supercoiling को कौन सा एंजाइम, मैंने बोला था कि ऐसा होने से कौन प्रिवेंट करेगा, सी अनवाइंडिंग डीएनए को कौन खोलना शुरू करेगा, इट इज़ एंजाइम नेम्ड हेलिकेज, ओके। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पे भी आ सकता है। सुपर कॉइलिंग होने से जब ये अनवाइंड हो रहा होगा तो इसके देयर आर चांसेस कि ये ऐसे 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 कॉयल हो जाए, तो फिर इसको कौन प्रिवेंट करेगा, इट विल बी टोपोआइसोमेरेज, ठीक है। by breaking either or both strands of the DNA on unreplicated DNA in front of replication fork. Both topoisomerase 1 and topoisomerase 2 can remove positive supercoiling during replication. तो 1 and 2 इसके दो टाइप्स हैं, topoisomerase 1 and 2, so both are involved in the what, removal of the positive supercoiling during the replication process, ठीक है। the study of how people, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, सो सिंस वी हैव टू सेलेक्ट अ रॉन्ग स्टेटमेंट तो हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन बी, ओके। द स्टडी ऑफ हाउ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कल्चर एंड रीजन मेक यूज ऑफ इंडिजिनस प्लांट इज नोन एज, यानी बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स, इथनो मीन्स क्या करते हैं यहाँ पर, पीपल, द स्टडी, इट इज़ अ स्टडी ऑफ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कल्चर, एक कोई कल्चर के पर्टिकुलर कल्चर यानी स्पेसिफिक कल्चर के पीपल के या फिर कोई एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले पीपल्स के बारे में स्टडी करना, दैट विच इज़ हैविंग मेक यूज़ ऑफ इंडिजिनस प्लांट्स, जो कि इंडिजिनस, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स को जो कि इंडिजिनस होते हैं, ओके। उस फील्ड को हम क्या बोलेंगे या फिर उस स्टडी को हम क्या बोलेंगे, एथनोबॉटनी, ओके। काफ़ी सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द रेड सी, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। रेड सी मीन्स क्या, पूरा सी को रेड कर देना, रेड कलर। यूजुअली वाटर का कलर क्या होता है,
कलरलेस होता है, राइट। तो फिर इसको पूरे सी को रेड कलर कौन करवाता है? सो इट इज़ अ इफ द सी वाटर इज कंटामिनेटेड विद द ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, सो इट इज़ अ साइनोबैक्टीरिया, दिस इज अ साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae बोला जाता है, ओके। सो इट इज़ अ साइनोबैक्टीरिया, सो विच कॉजेस रेड कलर इन द रेड सी। इससे क्या होगा, अगर पूरा रेड सी रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो कि एक्वाटिक लाइफ है वो डैमेज होगी, ठीक है। Syngenesious anther and epipetalous stamen. Syngenesious means what? Anthers fused, filaments free. Okay, anthers fused रहेंगे यानी ऐसे, ये anthers हैं, ये इसका सॉरी ये एक एंथर है, ओके। बाइलोब्ड एंथर के बारे में बोल रही हूँ। सो अगर ये दो एंथर्स हैं, ओके, सिंजिनिशियस एंथर यानी सिर्फ एंथर्स फ्यूज्ड हैं, ओके, लेकिन इनके फिलामेंट्स ऐसे फ्री हैं, ओके, दे आर कॉल्ड एज सिंजिनिशियस एंथर। ये वाले नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, ओके। एंड एपिपेटलस स्टेमन्स, एपिपेटलस मीन्स व्हाट? स्टेमन्स पेटल को अटैच कर, स्टेमन्स कहाँ पर अटैच्ड हैं? पेटल्स पे, सो दोज आर कॉल्ड एज एपिपेटलस स्टेमन्स। तो ये कंडीशन हमें किस में देखने को मिलेगी? यहाँ पर लिलियेसी, मालवेसी, एस्ट्रेसी, सोलानेसी पूछा है, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी सोलानेसी, ओके। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंगल डिजीज? ओके, इनमें से कौन सी ऐसे डिजीज है जो कि फंगल डिजीज नहीं है? सो देख लेते हैं, चलिए। सो रस्ट ऑफ एप्पल इज कॉज्ड बाय जिम्नोस्पोरेंजियम, ओके, विच इज़ अ फंजाई। सो ये तो फंगल डिजीज़ है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? नॉट अ फंगल डिजीज़, यानी हमें कौन दूसरी जो कि फंगल डिजीज़ नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। रस्ट ऑफ एप्पल इज कॉज बाय जिम्नोस्पोरेंजियम विच इज़ अ फंजाई, ठीक है, ये जिम्नोस्पोरेंजियम से कॉज करता है विच इज़ अ फंजाई, सो दिस विल बी नॉट आर करेक्ट ऑप्शन टू सेलेक्ट, ओके। नेक्स्ट है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, ओके, इट इज कॉज्ड बाय इरविनिया अमाइलो वोरा, ओके। सो ये क्या है? इट इज़ अ बैक्टीरिया, सो क्योंकि ओके ये है बैक्टीरिया। देख लेते हैं, नेक्स्ट है पाउडरी मिल्ड्यू। देखिए पाउडरी मिल्ड्यू जैसे ही नाम आ जाए तो इस आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि गेस कर लेना चाहिए कि इट इज़ ड्यू टू अ फंगस, ओके। कौन सा फंगस है एप्पल में जो पाउडरी मिल्ड्यू कॉज करता है? पीडोस्पीरा ल्यूकोट्राइका, ओके। नेक्स्ट एप्पल स्कैब डिजीज़, ये कॉज होता है अगेन इट इज़ कॉज बाय अ फंगस, ओके, नेम्ड वेंचुरिया इन एक्वालिस, ओके। सो ये दिस इज ऑल्सो अ फंजाई, ओके। सी दिस इज ऑल्सो कॉज बाय फंजाई, डी दिस इज ऑल्सो कॉज बाय फंजाई, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी बिकॉज इट इज कॉज बाय अ बैक्टीरिया। तो हमें नॉट अ फंगल डिजीज सेलेक्ट करना था, तो फिर ऑप्शन क्या है? बी। वाई? बिकॉज इट इज कॉज बाय अ बैक्टीरिया नेम्ड इरविनिया अमाइलोवोरा। ये इंडिविजुअल भी पूछ सकते हैं, रेस्ट ऑफ एप्पल कॉज्ड बाय, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल कॉज्ड बाय, तो आपको डिजीज़ भी याद करने होंगे, फ्यू बैक्टीरियल डिजीजेस, फ्यू फंगल डिजीजेस, फ्यू डिजीजेस अफेक्टेड बाय वायरसेस। ये आपके प्लांट पैथोलॉजी के पोर्शन सिलेबस में आएंगे जो कि ICFR में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, बायोडीजल इज ऑब्टेन फ्रॉम, बायोडीजल ये तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, डीजल हमें बायोडीजल कहाँ से मिलता है? वी ऑब्टेन्ड इट फ्रॉम द जेट्रोपा कुर्कस, इट बिलोंग्स टू द फैमिली यूफोरबिएसी। अगर आपने टैक्सोनॉमी जो कि सिलेबस में आपके टैक्सोनॉमी के फैमिलीज दिए हुए हैं, अगर आपने उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ी होगी ना, देन यू विल गेट टू नो, वहाँ पर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में बोला जाएगा यूफोरबिएसी के कि आपको जेट्रोपा कुर्कस से यू गेट व्हाट? डीजल। तो इससे आपको ये पता चलता है कि यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द फैमिलीज। एंड ऑल्सो हमने देखा था कि सिंजिनिशियस एंथर और पिपेटलस स्टेमन्स ये सब कुछ टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स थे पर्टिकुलर फैमिली के। तो आपको इन चीज़ों को इन चीज़ों के बारे में भी अच्छे से स्टडी करना चाहिए। सो बेसिकली टैक्सोनॉमी में इन सारी चीज़ों को आप टारगेट करके या फिर इसको एज एन इम्पॉर्टेंट
स्टडी के तौर पे यूज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज़ अ हॉट स्पॉट फॉर बायोडाइवर्सिटी। सो हॉट स्पॉट कौन सा है, कौन सा रीजन है इंडिया में, तो हॉट स्पॉट इज़ वेस्टर्न घाट्स। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज़ अ हॉट स्पॉट। तो हॉट स्पॉट, व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हॉट स्पॉट फॉर बायोडाइवर्सिटी, यानी जो कि अगर ठीक से ना देखा जाए तो फिर अगर ह्यूमन की एक्टिविटीज़ वहाँ पर ज़्यादा हो जाए तो वहाँ के जो भी स्पीशीज़ हैं वो थ्रेटन हो सकती हैं। दोज रीजन्स आर कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो इंडिया में 4 ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं, कौन कौन से, सो द वन इज हिमालयाज, सेकेंड वन इज वेस्टर्न घाट्स, नेक्स्ट इज इंडो बर्मा एंड द लास्ट वन इज द सुंदरलैंड, जो कि निकोबार आइलैंड्स को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सही ऑप्शन है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न हिमालयास ऐसा कुछ नहीं है, हिमालयास है। सो इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज द वेस्टर्न घाट्स। इन चारों को भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। सो इंडिया में हाउ मेनी हॉटस्पॉट्स, देयर आर 4 हॉटस्पॉट्स, और ये उनके लिस्ट ऑफ नेम्स हैं, ठीक है, लिस्ट ऑफ नेम्स हैं। Select the correct combination for the statement, the Great Irish Famine. Okay, this is one of the most famous disease, Great Irish Famine. ये कहाँ पर, ये किस चीज़ में देखा गया था, पोटैटो में, ओके ओके। ये ग्रेट आयरिश फमाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आयरलैंड में देखा गया था, ठीक है, और वहाँ के पोटैटो क्रॉप फेल हो रहे थे, ओके। उनको डिज़ीज़ क्यों फेल हो रहे थे, क्योंकि उन पोटैटोज़ को किसी डिज़ीज़ ने बुरी तरीके से इन्फेक्ट करके रखा हुआ था, जिसका उनके पास कोई कंट्रोल मेजर्स नहीं हुआ था, जिसकी वजह से ग्रेट आयरिश फमाइन हुआ था। क्योंकि आयरलैंड में पोटैटो इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, तो इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, ग्रेट आयरिश फमाइन। ये हुआ था आयरलैंड में, ये याद रखना। और ये कब हुआ था, ड्यूरिंग 1843 टू 1845 पे, ठीक है। एंड इट इज़ कॉज्ड बाय अ फंगस, ये याद रखना, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। लेकिन बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये अर्ली ब्लड है या फिर लेट ब्लड है। सो इट इज़ एन अर्ली ब्लाइट डिजीज़, ओके, इट इज़ एन अर्ली ब्लाइट डिजीज़। नेक्स्ट, विच कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर साइनोबैक्टीरिया। हमने अभी पढ़ा था कि साइनोबैक्टीरिया जो कि कौन सा था, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, जो कॉज कर रहा था क्या, रेड सी, ओके। तो इसके ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ही होंगे साइनोबैक्टीरिया के, कुछ यूज़फुल इफ़ेक्ट्स, कुछ बेनिफिशियल यूजेस भी रहते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, देखें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पूछा क्या जा रहा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। दे कैन परफॉर्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस एस, वो ऑक्सीजेनिक यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। यूजुअली फिलामेंटस फॉर्म्स आर इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट, जो कि फिलामेंटस फॉर्म्स जो कौन से हो गए, नॉस्टॉक। सो ऐसे बैक्टीरिया क्या, साइनोबैक्टीरिया किस में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने में। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ होती है, हेटेरोसिस में। अगर आपने नॉस्टॉक को स्टडी किया होगा तो आपको पता होगा कि बीच में एक इतना बड़ा सेल रहता है, ओके। ये सारे, अगर मान लो ये नॉस्टॉक सेल्स हैं, तो एक बड़ा सेल ऐसे बीच में रहता है, एंड जिसमें भी टर्मिनल और ये मिडिल पे भी रह सकता है, ओके। दिस इज कॉल्ड एज हेटेरोसिस एंड इट इज़ मेंट फॉर व्हाट। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ होती है, फिलामेंटस फॉर्म्स में, on the heterocyst, okay, okay, in the heterocyst, fine. They cannot grow in a mineral medium exposed to light and air, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं, अच्छा खासा लाइट भी दे रहे हो, एयर भी दे रहे हो, और मिनरल मीडियम भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो इट कैन ईजिली ग्रो, ओके। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो करेक्ट, सो व्हाट आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स, पी क्यू आर, ओके, ऑप्शन बना ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following permits rapid diffusion of small water soluble molecules between the cytoplasm of adjacent cells? So ऐसा कौन सा, देखिए, ओके, जो कि वाटर सॉल्युबल को
एक सेल है, ओके फाइन, दूसरे सेल है, तो एडजेसेंट सेल में इजीली कौन सा ऐसा जंक्शन है जिसकी वजह से क्या होते हैं, स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल जो होते हैं एक सेल से दूसरी सेल की तरफ इजीली मूव कर सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं। दिस इज़ थ्रू गैप जंक्शंस। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको बाकी के भी देख लेने चाहिए। सो एडहेरेंस जंक्शंस आर हेल्पफुल इन सेल टू सेल एडहेशन, यानी एक सेल को दूसरे सेल को अडहेर करने में, अटैच करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर नाम ही आपको एडहेरेंस जंक्शन, सो दे हेल्प्स इन एडहेरेंस और अटैचमेंट ऑफ वन सेल टू अनदर सेल। एंकरिंग जंक्शंस, इनका दूसरा नाम क्या है, डेस्मोसोम्स। सो ये एंकरिंग जंक्शंस हैं, ओके। डेस्मोसोम्स का दूसरा नाम क्या है, anchoring junctions. They are specialized anchoring junctions of extracellular matrix that serve as tethers for cytoplasmic intermediate filaments. So यहाँ पर मेन इम्पॉर्टेंट है कि इसका दूसरा नाम क्या है। कई बार इसके बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है कि डेस्मोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज और एंकरिंग जंक्शंस इज ऑल्सो नॉन एज। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो सिमिलरली टाइट जंक्शंस, अगर ये टाइट जंक्शंस की बात करें तो इसका दूसरा नाम है जोनोला ऑक्लूडेंस, ओके, जोनोला ऑक्लूडेंस। सो दिस इज अगेन सेल टू सेल एडिशन कॉम्प्लेक्स। फंक्शन इसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ओके। तो एग्जांपल्स अगर आप देखें तो ऑक्लूडिन है, ट्राइसेलुलिन है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका दूसरा नेम है जो सेकेंड। टाइट जंक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज जोनोला ऑक्लूडेंस, एंकरिंग जंक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज डेस्मोसोम्स। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ स्मॉल वाटर सोल्यूबल एक सेल से दूसरे सेल से आराम से पास किसके थ्रू होते हैं, इट इज़ थ्रू द गैप जंक्शंस, ओके। लेकिन ये बाकी के भी आपको याद होने चाहिए। द इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन अ पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज k/2, ओके। अगेन ये प्लांट पैथोलॉजी से लिया गया है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इट इज़ k/2। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व में इन्फ्लेक्शन पॉइंट को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, so it is by k/2, fine. An embryo may sometimes develop from cell of the embryo sac other than the egg. Embryo sac में क्या होता है, these are the antipodals, okay. ये क्या है, this is the egg cell, these are, ये और ये क्या है, synergids है, ये एंटीपोडल है। यहाँ पर बीच में टू पोलर न्यूक्लियर होते हैं, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है, अगर यूजुअली एम्ब्रियो किससे डेवलप होता है, एक सेल से। अगर एम्ब्रियो डेवलप हो गया, दिस इज अ एम्ब्रियो सैक, ओके। अगर एक सेल से डेवलप हो रहा है तो बात और है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है अदर दैन द एग, यानी जो एग सेल को यूज़ नहीं कर रहा है लेकिन बाकी किसी सेल से अगर वहाँ से क्या 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 एम्ब्रियो बन रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एपोगैमी, ठीक है। ये याद रखना। अगर कोई स्पोर पूछ लेते तो फिर आपको एपोस्पोर ही सेलेक्ट करना था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है, सो यू हैव टू सेलेक्ट एपोगैमी, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रेश ईस्ट सेल्स दे आर द वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी, ये आपको याद रखना होगा। ईस्ट में विटामिन बी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, द डाई यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। सो अगेन दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ग्राम स्टेनिंग में हम कौन सा डाई यूज़ करते हैं, यूजुअली वी यूज़ 2 डाइज, ओके। कौन से हैं, वन इज क्रिस्टल वायलेट एंड द नेक्स्ट वन इज सैफ्रनिन। यूजुअली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया will take up crystal violet and gram negative bacteria will take up the safranin stain। ऐसा क्यों होता है, because gram positive have the capsule layer, ठीक है। तो जो पहला स्टेन देंगे वो पहले उसी को ही ले लेगा, लेकिन ग्राम नेगेटिव इट विल टेक द सेकेंडरी स्टेन, ओके, जो कि सैफ्रनिन होगा। तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो कि ग्राम स्टेनिंग के ऊपर पूछा गया है फ्रॉम द माइक्रोबायोलॉजी पोर्शन, ठीक है। फ्रेंड्स, एक ऑप्शन जो कि की आंसर्स में रॉन्ग दिया गया है, तो उसी के हिसाब से मैंने आपको बता दिया था कि इट इज़ अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। नहीं,
So the correct option is B. Okay, late blight of potato is caused by the great Phytophthora infestans, जो कि एक ओमाइसिटस फंगस है. ओके, और उसी को हम ग्रेट आयरिश फेमाइन बोलते हैं. अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थरा से कॉज नहीं होता है. इट इज़ कॉज्ड बाय अल्टरनेरिया सोलनी और या फिर अल्टरनेरिया टोमेटोफिला. ओके, सो यहाँ पर ये नहीं है, आंसर इज बी. ओके, लेकिन इस चीज़ को ऐसे तरीके की आंसर्स में शायद कहीं गलत बताया था या फिर मेरे से गलती हो गई. सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. सो करेक्ट ऑप्शन इज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. ओके, ओके. The failure of chromosomes to separate properly in meiosis or mitosis leading to aneuploidy. Aneuploidy means addition of an extra chromosome या फिर deletion of a chromosome. That condition is called as aneuploidy. अगर किसी क्रोमोसोम का सेपरेट होना फेल हो रहा है. ओके, द फेलियर ऑफ क्रोमोसोम्स टू सेपरेट किस कब? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस और माइटोसिस. सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और मियोसिस अगर कोई क्रोमोसोम सेपरेट होने से फेल हो रहा है, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज नॉन डिसजंक्शन. ओके, इसको याद रखना. और इससे क्या होता है कि ट्रिप्लॉइड्स बनते हैं. ओके, फाइन. नेक्स्ट, अ रेड कलर ट्यूबुलर फ्लावर विदाउट एनी ओडर. कोई फ्लावर है जो कि ट्यूबुलर फॉर्म में है ऐसे. ओके, मान लो ऐसे कुछ. ओके, अ ट्यूबुलर फ्लावर विल मूव विदाउट एनी ओडर. देखिए, अगर ओडर होगा तो फिर ऑब्वियसली ये दैट विल फ्रेगनेंस होगा. तो हमने क्या पढ़ा था, इट विल अट्रैक्ट इंसेक्ट्स. तो पॉलिनेशन एंटोमोफिली हमने सेलेक्ट किया था. क्योंकि यहाँ पर कोई ओडर नहीं है, देयर इज़ नो स्मेल, कोई फ्रैगनेंस नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, देन कोई ओडर नहीं है, देन ऐसे फ्लावर्स में पॉलिनेशन कौन करवाता है? ओडरलेस फ्लावर्स में. ओके, विदाउट एनी ओडर मीन्स ओडरलेस फ्लावर्स में. तो वहाँ पर बर्ड्स, पक्षी करवाते हैं. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीमेरिट ऑफ द एंगलर एंड प्लांटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. अगर आप एंगलर एंड प्लांटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अगर आपने पढ़ा है तो उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में आपको मिल जाएगा कि एंगलर और प्लांटल ने गलती क्या की. इन्होंने मोनोकॉट्स को प्रिमिटिव समझ लिया. ओके, और डाइकॉट्स को एडवांस समझ लिया, इसलिए इन्होंने मोनोकॉट्स को पहले रख दिया और डाइकॉट्स को नेक्स्ट रखा. जबकि होना क्या चाहिए था, डाइकॉट्स को पहले रखना चाहिए था और नेक्स्ट मोनोकॉट्स को सेकेंड पोजीशन पे रखना चाहिए था, क्योंकि ये हाईली एडवांस्ड है. सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर डिमेरिट ऑफ द एंगलर एंड प्लांटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. एंडोस्पर्म इज यूजुअली जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले ही फॉर्म होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. Which one of the following is the most appropriate definition? Again, this is a direct question. जीन पिरामिडिंग क्या होती है? डिफरेंट आर जीन. ये आपको प्लांट पैथोलॉजी में रेजिस्टेंस के पोर्शन में या फिर डिफेंस के पोर्शन में आप पढ़ेंगे. अगर किसी जीन में डिफरेंट आर जीन्स हैं, ठीक है, डिफरेंट आर जीन्स को आपने टारगेट किया सिंगल पेस्ट में भी कहाँ जाकर इनको इंसर्ट कर रहे हैं? सिंगल जीनोटाइप में. ओके, इंट्रोडक्शन. ओके, अगर डिफरेंट आर जीन्स आप ले रहे हैं, ओके, डिफरेंट आर जीन्स का आप लेके कहाँ इसको डाल रहे हैं? वेयर यू आर इंट्रोड्यूसिंग दिस इनटू अ सिंगल पेस्ट. एक कोई सिंगल पेस्ट है, वहाँ पर आपने क्या किया? डिफरेंट आर जीन्स लिए, उसको एक सिंगल पेस्ट में इंसर्ट किया. ओके, कहाँ पर इंसर्ट किया? ये नहीं कि उसके पूरे डीएनए जीनोम में, एट अ पर्टिकुलर इन अ सिंगल जीनोटाइप. ओके, so that is called as gene pyramiding. Okay, the process of RNA interference was used in the developments of plants resistance to interferons को हम यूज़ करते हैं वायरसेस. अगर प्लांट्स को रेजिस्टेंट बनाना है वायरसेस के अगेंस्ट, तो फिर हम RNA इंटरफेरेंस जो कि इंटरफेरॉन्स का हम यूज़ करते हैं. ठीक है, सो अगेन दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. Select the fungal groups belonging to the basidiomycetes.
ओके, ऐसे कौन से फंजाई हैं जो कि बेसिडियोमाइसिट्स को बिलोंग करते हैं? सो द ऑप्शन इज, राइट ऑप्शन इज बी। ओके, बर्ड्स नेस्ट फंजाई एंड पफ बॉल्स। पफ बॉल्स का और एक नेम है, देयर कॉल्ड एज लाइकोपोडन। ओके, लाइकोपोडन, लाइकोपोडन जो कि बॉल शेप्ड बेसिडियोकार्प्स वहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, बॉल शेप्ड पफ बॉल्स, इसका दूसरा नाम क्या है? लाइकोपोडन स्पीशीज में हमें किस तरह के बेसिडियोकार्प्स जो कि एक फ्रूटिंग बॉडी है, किस तरह के फ्रूटिंग बॉडी मिलेगी? बॉल शेप्ड। ओके, बॉल शेप्ड बेसिडियोकार्प्स। फाइन, सो द ऑप्शन इज बी। कोएंजाइम्स pyridoxal phosphate। ओके, इसमें pyridoxal phosphate में कौन सा केमिकल ग्रुप पाया जाता है? सो pyridoxal phosphate का दूसरा नाम क्या है? विटामिन B6। तो हियर वी फाउंड अमाइनो ग्रुप्स। ओके, फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू प्लांट रेस्पिरेशन। अगेन ये प्लांट फिजियोलॉजी से उठाया गया है। ओके, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट थ्रू ग्लाइकोलाइसिस जनरेट्स NADH एंड NADPH। जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तो उसका वहाँ पर क्या होता है? यूजुअली ग्लूकोज क्या होता है? इट विल अल्टीमेटली ब्रेक डाउन इनटू अ पायरुवेट थ्रू सीरीज ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, लास्ट प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लाइकोलाइसिस मीन्स लाइसिस ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जब ये ब्रेक होगा तो लास्ट प्रोडक्ट आपको बनेगा पायरुवेट। पूछा गया है NADH जनरेट होगा लेकिन NADPH नहीं, ऐसा तो नहीं है, दोनों जनरेट होंगे। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। लेकिन आपको यहाँ पर सेलेक्ट कौन सा करना है? करेक्ट। ओके, सो मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज थ्रू ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल डज नॉट प्रोड्यूसेस NADPH। अगेन इट इज अ रॉन्ग। PPP पाथवे में हम NADPH भी प्रोड्यूस होता हुआ देखेंगे। ठीक है, cyanide forms a complex with heme iron of cytochrome oxidase leading to prevention of change in valency which in turn stops electron transport in respiratory chain। ये सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, alternative oxidase is insensitive to cyanide and has higher Km than that of the cytochrome oxidase। alternate oxidase एक एंजाइम है जो कि इनसेंसिटिव है, अगर उसको आप साइनाइड भी डालोगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एंड उसका Km काफ़ी ज़्यादा हाई होगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के बदले में। ओके, सो दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। और साइनाइड क्या करेगा? आयरन के पोर्शन में जो कि हीम ग्रुप होगा उसके साथ मिलकर जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में एक कोई आयरन के पोर्शन में दैट टू विद द हीम ग्रुप में जाकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। इससे क्या होगा? साइनाइड अगर इसके साथ हीम ग्रुप ऑफ हीम आयरन ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ अगर ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो फिर क्या होगा? देयर विल बी चेंज इन वैलेंसी। तो ऑब्वियसली क्या होगा? हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो हो रहा था वो रुक जाएगा, इट विल स्टॉप। अगेन ये यहाँ से आपको सिंगल टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टॉप्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन द रेस्पिरेटरी चेन? तो आपको लिए सिलेक्ट करना होगा साइनाइड। ओके, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, ओके, सो सेलेक्ट द करेक्ट। ओके, दिस आर द नेम्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स के नेम्स हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नेम्स हैं। ठीक है, अब हमें पता करना होगा कि कौन सा एंटीबायोटिक किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हो रहा है। सो नियोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडिए। ओके, सो स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडिए। टेरामाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय राइमोसिस। ये याद रखना, काफ़ी जगह पे टेरामाइसिन के बारे में पूछा जाता है और इन दोनों में कंफ्यूज ना होना। फ्रेडिए पूछा है तो फिर इट इज़ नियोमाइसिन, राइमोसिस पूछा है तो फिर इट इज़ टेरामाइसिन। विरिडिन आप इजीली गेस कर सकते हो यहाँ से वायरेंस के नाम से। सो ग्लियोक्लेडियम वायरेंस। पेनिसिलिन ये तो आपको सबको पता ही है, पेनिसिलियम नोडाटम। ओके, इट इज़ एन एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक। ठीक है, जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करती है। फाइन, नेक्स्ट पे जाते हैं। तो ऑप्शन क्या बन रहा है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ये इज़ 1, तो 1 2 पोर्शन दोनों यहाँ पर, ये 2 को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बचे कौन से? ए एंड बी। ओके, सेकेंड टेरामाइसिस 1, बी इज़ 3, सो बी इज़ 3। तो आपको
यहाँ से पता चल जाएगा कि द करेक्ट ऑप्शन इज बी। कॉयर ऑफ कॉमर्स कम्स फ्रॉम, अगेन दिस इज फ्रॉम द इकोनॉमिक बॉटनी पोर्शन। तो कॉयर जो है वह हमें कौन से पार्ट ऑफ कोकोनट से मिला जाता है? यूजुअली कोकोनट की अगर आपने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कोकोनट से क्या मिलेगा, कॉयर भी मिलेगा, लेकिन ये कौन से पार्ट ऑफ कोकोनट से पाया जाता है? सो इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेसोकार्प। ओके, अ ड्रग विच रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, अगेन ये मेडिसिनल प्लांट, इसमें वन ऑफ द मोस्ट, ये आप अगर आप फैमिली स्टडी कर लेना तो वहाँ से आपको ये चीज़ पता चलेगी कि टैक्सोनॉमी के सिलेबस अगर आपने स्टडी किया है तो राउल्फिया सर्पेंटेना बिलोंग्स टू द फैमिली अपोसाइनेसी। वहाँ से अगर आपने उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़े होंगे तो यू विल गेट टू नो दैट राउल्फिया सर्पेंटेना ऑफ अपोसाइनेसी, वहाँ से एक ड्रग मिलता है दैट कैन हेल्प्स इन लोअरिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। ओके, राउल्फिया सर्पेंटेना, उसका कॉमन क्या नेम क्या है? इंडियन स्नेक रूट। सो वन ऑफ द कॉमन नेम है इंडियन स्नेक रूट। ये हाईली मेडिसिनल प्लांट है। ओके, तो इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। और इसका ड्रग का नाम भी याद रखना होगा। ओके, यहाँ पर इन्होंने दिया नहीं है, बस बोला गया है कि ड्रग है। कौन सा ड्रग है? ड्रग का नाम क्या है? रिसरपाइन। ओके, दिस इज़ अ ड्रग नेम। सो रिसरपाइन, क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, रिसरपाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम, या फिर रिसरपाइन इज हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ, या फिर इन द रिडक्शन ऑफ, ऐसा करके भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, सो ड्रग का नाम याद रखना रिसरपाइन। ये क्या करता है? ब्लड प्रेशर को लो करता है एंड इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द राउल्फिया सर्पेंटेना। उसकी फैमिली का नाम क्या है? अपोसाइनेसी। फाइन, नेक्स्ट, who is the chairperson of IPCC? IPCC, what is IPCC? Intergovernmental Panel on Climate Change. Intergovernmental Panel on Climate Change. ओके, इनमें से कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि पहले चेयरपर्सन, हैज़ बीन द चेयरपर्सन, जो कि चेयरपर्सन रहे हैं? तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, आर के पचौरी। ओके, लेकिन प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? राजेंद्र कुमार इज द प्रेजेंट चेयरमैन। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो नोन एज, ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम करके भी बोला जाता है। वाई? बिकॉज दे नीड्स वाटर फॉर द रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्फीबियंस माने क्या है? which can live in both water and land. Okay, so those are called as amphibians. लेकिन हम ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस क्यों कहा जाता है? प्लांट किंगडम में अगर कोई एम्फीबियंस है तो वो होंगे ब्रायोफाइट्स। क्यों? बिकॉज उनको वाटर की ज़रूरत पड़ती है फॉर देयर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ओके, फॉर देयर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, मैच द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स विद द करस्पॉन्डिंग प्लांट स्पीशीज़। ओके, यहाँ पर मेटाबोलाइट्स का नाम, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का नाम दिया गया है और यहाँ पर प्लांट्स के नेम्स दे दिए गए हैं। तो फिर आपको करेक्टली मैच करना होता है कि कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किस किस प्लांट से आपको पाए जाते हैं। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मॉर्फिन आपको कहाँ से मिलेगा? इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेपावर सोमनीफेरम। ओके, फैमिली पेपावेरेसी। अगर आपने उसको स्टडी किया होगा तो फिर आपको पता चलेगा कि वहाँ से एक मॉर्फिन का ड्रग भी मिलता है। ओके, विच हेल्प्स टू रिलीव पेन। मॉर्फिन का फंक्शन क्या है? वो पेन रिलीफ है, ठीक है। पायरेथ्रिन्स आपको टेजेटिस एरेक्टा से मिलेंगे। फाइन, तो इसका मेन फंक्शन है, ये इंसेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है। ओके, पायरेथ्रिन्स जो कि मिलेंगे टेजेटिस एरेक्टा, इसकी फैमिली है एस्ट्रेसी। ओके, ये चीज़ को याद रखना, एस्ट्रेसी अगर आप स्टडी करेंगे फैमिली तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि टेजेटिस एरेक्टा के प्लांट से आपको पायरेथ्रिन्स मिलेंगे जो कि इंसेक्टिसाइड्स हैं, और पेपावेरेसी से, जो कि पेपावर सोमनीफेरम कॉमन नेम है, पॉपी
ओके, वहाँ से आपको मॉर्फिन मिलेगा जो कि एक ड्रग है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। वो किस चीज़ को किस चीज़ में हेल्प करेगा? पेन रिलीफ है। ओके, नेक्स्ट इज स्कोपोलामाइन। स्कोपोलामाइन आपको धतूरा स्ट्रामोनियम से मिलता है, ठीक है, ये सोलानेसी का है। फाइन, इसे हम धतूरा स्ट्रामोनियम को थॉर्न एप्पल, डेविल ट्रम्पेट, स्नेर, जिम्सन वीड के नाम से भी बोलते हैं। तो वहाँ से हमको स्कोपोलामाइन मिलता है विच हेल्प्स टू रिलीव नॉसिया एंड वॉमिटिंग। नॉसिया और वॉमिटिंग से हमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देता है, दैट इज स्कोपोलामाइन। विनक्रिस्टिन, ये तो वेरी कॉमन एंटी कैंसरस ड्रग है, ओके, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द कैथारंथस रोसियस फैमिली अपोसाइनेसी। ओके, लेकिन यहाँ पे तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना? मॉर्फिन 3, पी इज 3। तो P3 कहाँ पे है? एक ही ऑप्शन से अगर हम क्या करते हैं, बाकी सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हम सही ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं। काफ़ी सिंपल हो गया। अगर आपको बाकी के भी पता नहीं है लेकिन पहला आ रहा है तो आपका काम बन गया। अगर यहाँ पर 3, अगर नेक्स्ट P3 अगर कहीं दूसरा ऑप्शन होता तो फिर आपको दूसरा ऑप्शंस भी पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पॉलीटीन क्रोमोसोम्स? ओके, नॉट ट्रू स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है पॉलीटीन क्रोमोसोम्स के बारे में। ये जेनेटिक्स से उठाया गया है, ठीक है, क्वेश्चन को। द नेम पॉलीटीन वॉज असाइन, ये पॉलीटीन क्रोमोसोम को पॉलीटीन क्रोमोसोम इस ऐसा नाम क्यों किसने दिया? इट इज़ गिवन बाय द कोलर, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। फाइन, ये बैंड्स एंड इंटर बैंड्स भी शो करेंगे। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में आपको बैंड्स और इंटर बैंड्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। इनको हम बाल्बियानी रिंग्स भी बोलते हैं, ठीक है। दे शोज द प्रेजेंस ऑफ बाल्बियानी रिंग्स। दे फाउंड इन द न्यूक्लियर ऑफ oocytes ऑफ मेनी vertebrates, नहीं। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो आंसर आर A, B and C। ओके, नॉट ट्रू, तो फिर डी आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन नाइबरिंग बेस पेयर्स ऑफ द DNA, ये एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर का डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो फिर कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक? 3.4 एंगस्ट्रॉम, ओके, 3.4 एंगस्ट्रॉम। लेकिन एक कंप्लीट टर्न ले रहा है, ओके, DNA इज कंप्लीट टर्न, उसका कितना है? 34 एंगस्ट्रॉम, ये याद रखना। अगर किसी में ये भी पूछा जा सकता है कि डायमीटर कितना होगा, ये DNA है, इसका डायमीटर कितना होगा, तो फिर आपको लिखना होगा 20 एंगस्ट्रॉम, कुछ भी पूछ सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ DNA से, क्योंकि यहाँ पर वन बेस पेयर से नाइबरिंग बेस पेयर तक कितना डिस्टेंस है? यहाँ से यहाँ तक इट इज़ 3.4 एंगस्ट्रॉम। अगर पूछे डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम, अगर कंप्लीट वन टर्न पूछें तो फिर इट इज़ 34 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडेप्टेशन ऑफ जीरोफिटिक प्लांट्स? ओके, इसमें जीरोफिटिक प्लांट्स में ऐसे कौन सा ऑप्शन है जो कि जिसमें अडेप्टेशन के रिलेटेड रॉन्ग है? इज नॉट एन अडेप्टेशन, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट को हमें सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। लार्ज लीव्स इफ प्रेजेंट, अगर जीरोफिटिक प्लांट्स में लार्ज लीव्स हैं तो फिर इट विल बी लार्ज। फाइन, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल, क्योंकि थिक क्यूटिकल रहेगा, okay. Xerophytic means what? Xerophytic means plants which are found in the desert areas, जहाँ पर वाटर बहुत मतलब ना के बराबर हो, ठीक है, बहुत कम लेवल में हो, तो फिर वहाँ पर जीरोफिटिक प्लांट्स, यानी जैसे कि डेजर्ट हो गया, वहाँ पर आपको कैसे प्लांट्स मिलेंगे? जीरोफिटिक प्लांट्स मिलेंगे। तो अगर लीव्स हैं तो फिर लार्ज होंगे। प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल क्यों होगा? क्योंकि डेजर्ट में पाए जा रहे जीरोफिटिक प्लांट्स कहाँ होते हैं? डेजर्ट में हैं, तो फिर डेजर्ट में क्या होगा? टेम्परेचर तो ज़्यादा होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा? ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो गया तो फिर क्या होगा? वाटर का लॉस होगा। अगर वाटर लॉस हो गया प्लांट बॉडी से तो फिर प्लांट बॉडी
क्या होगी, श्रिंक होकर मर भी सकती है, ठीक है, डेथ हो सकता है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए प्लांट में क्या होता है, प्लांट के जो कि मॉडिफाइड लीव्स, जो कि स्टेम से मॉडिफाइड लीव्स होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर क्या होता है, तो लीव्स हैव थिक क्यूटिकल काफ़ी थिक होता है इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस ट्रांसपिरेशन। ओके, कैम्प साइकिल चलती है फोटोसिंथेसिस में। ओके, सो ज़ेरोफिटिक प्लांट्स में कौन सा साइकिल चलेगी, कैम्प साइकिल। ओके, विच ऑफ द, तो फिर सो द करेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट इज ये, सो करेक्ट ऑफ, तो हमें सेलेक्ट करना होगा ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन इज ऑब्जर्व्ड इन कंपैटिबल प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन, ठीक है। अगर प्लांट और पैथोजन कंपैटिबल पूछ रहे हैं, यानी कोई एक प्लांट है, ठीक है, वहाँ पर ओके, कंपैटिबल प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन में किस टाइप का रिएक्शन मिलेगा, कौन सा ऑप्शन सही, यानी करेक्ट स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करना होगा। विरुलेंस इन पैथोजन कंपैटिबल है, यानी पैथोजन को लेने के लिए प्लांट रेडी है, कंपैटिबिलिटी शो कर रहा है, तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली विरुलेंस होगा ही होगा वहाँ पर। हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स तो नहीं होगा कंपैटिबल में, होस्ट है, ये होता है इनकम्पैटिबल में, जब होस्ट प्लांट पैथोजन को लेने के लिए रेडी नहीं है, नहीं आई विल नॉट टेक यू, आई विल नॉट लेट यू टू कॉज डिजीज़, तो फिर ये क्या होगा, ये हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स शो करेगा जब ये पैथोजन इसको अटैक करने के लिए आएगा। रेजिस्टेंस भी तभी होगा जब ये इनकम्पैटिबल होगा, यानी पैथोजन को ये लेने के लिए रेडी नहीं है, होस्ट प्लांट रेडी नहीं है, कंपैटिबल नहीं है, इनकम्पैटिबल है। ये विरुलेंस इन पैथोजन, ये सब कुछ, ये विरुलेंस यानी पैथोजन विरुलेंट है ही नहीं है, तो वहाँ पर कंपैटिबिलिटी की बात ही नहीं होगी, ठीक है। सो द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट ऑप्शन इज़ ये। तो कंपैटिबल, अगर प्लांट और पैथोजन के इंट्रैक्शंस कंपैटिबल हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको विरुलेंस, यानी अगर होस्ट लेने के लिए रेडी है, अगर किसी पैथोजन को, तो वो क्या करेगा, डिजीज़ कॉज करेगा, तो डिजीज़ कॉज करने के लिए उसके अंदर विरुलेंस की पावर क्या होगी, पैथोजेनिसिटी की पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, वही है विरुलेंस इन पैथोजन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ये। ग्रे स्पेक और स्पॉट ऑफ ओट्स इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच मिनरल, ऐसे कौन से मिनरल की डिफिशियंसी हो जाने पर ओट्स में ग्रे स्पेक या फिर स्पॉट डिजीज ऑफ ओट्स को हम दे सकते हैं। सो मैंगनीज, सो वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल है, तो अगर इस चीज़ मिनरल मैंगनीज की डिफिशियंसी हो जाती है तो फिर ओट्स में ग्रे स्पॉट और ग्रे स्पेक और स्पॉट डिजीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। स्वोलन प्लासेंटा, ऑब्लिक सेक्टम, कॉनिविंग एंथर्स, अगेन कॉनिविंग एंथर्स मीनिंग व्हाट, नॉट फ्यूज बट अटैच्ड, इसका हमने कहाँ देखा था, नॉट फ्यूज बट अटैच्ड, ऐसे सिंजिनिशियस एंथर, और यहाँ पर क्या इसको इन्होंने दूसरे टर्मिनोलॉजी में यूज़ करके बता दिया, कॉनिविंग एंथर्स यानी फ्यूज नहीं है, कॉनिविंग मतलब नॉट फ्यूज, ओके, बट अटैच, फ्यूज नहीं है लेकिन अटैच्ड है, अटैच देखो यहाँ से है लेकिन यहाँ से ये फ्यूज नहीं है। सो ऐसे आंसर्स आपको हमने कहाँ पढ़े थे, सोलेनेसी में। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, प्लासेंटा स्वोलन प्लासेंटा होता है, एक ऑब्लिक सेप्टम भी रहती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल जिम्नोस्पर्म, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि फॉसिल जिम्नोस्पर्म नहीं है, ओके। सो द आंसर इज एस्ट्रोज़ाइलॉन, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन रिवर्स भी हो सकता है, ओके, इज़ नॉट, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहे हैं कि एस्ट्रोज़ाइलॉन फॉसिल जिम्नोस्पर्म इसमें नहीं है, ओके। तो फिर कौन से बने, आर्कियोप्टेरिस, टेट्राज़ाइलोप्टेरिस, एन्यूरोफाइटॉन। इस क्वेश्चन को रिवर्स करके भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल जिम्नोस्पर्म, तो इनमें से किसी, इन तीनों में से किसी एक का ऑप्शन रहेगा और आपको सेलेक्ट करना होगा, ओके। आर्कियोप्टेरिस, एन्यूरोफाइटॉन, टेट्राज़ाइलोप्टेरिस आर ऑल fossil gymnosperms. Asteroxylon is not a fossil gymnosperm, okay.
सेक्रेड ग्रूव्स आर स्पेशली यूजफुल इन, सेक्रेड ग्रूव्स जो कि बनाते हैं, तो फिर ये किसका इसका यूज़ क्या है? इट इज़ मेनली यूज फॉर कंजर्विंग, इस ये कंजर्व करने के लिए कैसे प्लांट्स को, रेयर एंड थ्रेटन्ड स्पीशीज़ को। थ्रेटन्ड मीन्स व्हाट? वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन, जो कि हो सकते हैं कि आगे जाके फ्यूचर में ये वल्नरेबल हो जाएं एक्सटिंक्शन के लिए, यानी एक्सटिंक्ट के लिए। सो दोज आर कॉल्ड एज threatened species which can be vulnerable to extinction in near future. Okay, so they are mainly used for conserving rare and threatened species called sacred groups. Again, this is from the ethnobotany. The question is from the ethnobotany. Next question. Zooidogamy. Zooidogamy कहाँ पाया जाता है? It is mainly in the cycads. ओके, zooidogamy means what? मेल गैमेट स्विम करके जाता है फीमेल गैमेट के पास बाय द मीन्स ऑफ वाटर। ये मेल गैमेट है, ये इसके पास फ्लैजेला लगा, ये स्विम करके फीमेल गैमेट तक जाएगा बाय मीन्स ऑफ व्हाट? वाटर, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज zooidogamy। एंड ये किस में देखा जाता है? साइकैस में। ओके, which of the following is a characteristic feature of climax community? Okay, climax community means what? It is a final stage of succession remaining unchanged. यानी उसके बाद, climax community के बाद कोई दूसरी established community हो ही नहीं सकती, because it is only the final established community. Okay, final stage. Fine. तो इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है climax community का? सिंपल फूड चेन, narrow niche specialization, high resilience and high productivity. No, नैरो निश स्पेशलाइजेशन, क्योंकि ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गई है, तो वहाँ पर निश की स्पेशलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा नैरो हो जाएगी। ऐसा नहीं कि मुझे बस ये जगह चाहिए तो फिर ये जगह चाहिए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी उस जगह पर कोई और स्पीशीज़ अपना एस्टैब्लिशमेंट कर चुकी होगी, तो वहाँ पर आपको नैरो स्पेशलाइजेशन, निश स्पेशलाइजेशन दिखाई देगा। ठीक है, सो दिस इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। फाइन, select the correct combinations of gene components required for transfer of tDNA segment from Agrobacterium tumefaciens to plant cell. So Agrobacterium tumefaciens, which is इसको हम एज अ क्रॉन गॉल बैक्टीरिया बोलते हैं, तो वी यूज़ इट फॉर ट्रांसफर ऑफ द tDNA। तो इसके साथ साथ दूसरे कंपोनेंट्स भी होते हैं इस, तो ओपाइन एंड विर्जिन्स भी होते हैं इसमें। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस के अगर जीनोम में अगर आप देखें तो वहाँ पर क्या पाया जाता है? tDNA होगा, ओपाइन सिंथेटिक रीजन्स होंगे, जीन्स रीजन्स होंगे एंड विरुलेंस जीन्स रीजन्स होंगे। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन सी। एट प्रेजेंट द नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स इज गवर्न बाय, यूजुअली बच्चे इस ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। ICBN नो, द करंट प्रेजेंट ऑफ नॉमेनक्लेचर इज गवर्न बाय ICNAFP। सो इंटरनेशनल कोड ऑफ nomenclature, International Code of Nomenclature for algae, fungi and plants. ठीक है, ये meant for algae, F means for fungi, okay, and P means for plants. International Code of Nomenclature for algae, fungi and plants. So काफ़ी simple था, so option is B. According to the Shenzhen Code governing plant nomenclature, which one of the following is not considered mandatory? तो शेंजन कोड ऑफ गवर्निंग प्लांट नॉमेनक्लेचर के रूल्स में एज पर शेंजन कोड कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिसको मैंडेटरी रखा नहीं गया है, जिसको कंपलसरी रखा नहीं गया है? एंड इट इज़ लैटिन डायग्नोसिस। प्रिंसिपल्स ऑफ प्योरिटी, ऑब्वियसली ये तो होना ही है प्लांट नॉमेनक्लेचर में, करेक्ट फॉर्मुलेशन भी ज़रूरी है, टाइपिफिकेशन भी होना ज़रूरी है, लेकिन इन्होंने लैटिन डायग्नोसिस, यानी अगर आप उसको प्लांट को नेम दे रहे हो तो इट डजंट हैव ओनली लैटिन डायग्नोसिस, यानी उसका नेम लैटिन में ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। ओके, या फिर उस नेम को लैटिन डायग्नोसिस के से गुजरना पड़े। ठीक है, सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन बी। ओके, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ देख को सॉल्व कर लेते हैं। Which pollutant may lead to black foot disease? So black foot disease से
कौन से पोल्यूटेंट से हमें ब्लैक फूट डिजीज़ देखने को मिलती है प्लांट्स में? आर्सेनिक, अगर आर्सेनिक का कंटामिनेंट पोल्यूटेंट जो कि वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पोल्यूटेंट है आर्सेनिक, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए प्लांट्स में तो फिर ये ब्लैक फूट डिजीज़ कॉज करता है। तो इसमें क्या होता है, प्लांट्स में पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ है ये, तो ये डायरेक्टली वास्कुलर बंडल्स को अफेक्ट करता है। वास्कुलर बंडल्स आपको पता है कि इट कंटेन्स वाटर एंड फूड टू द प्लांट्स, तो ये वाटर ही नहीं जाएगा, कोई भी फूड ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये वास्कुलर बंडल्स को ही डैमेज कर चुका है। तो फिर प्लांट क्या होगी, ऑब्वियसली वो इट विल डाई। तो ब्लैक फूट डिजीज़ है ये हमें कहाँ देखने को मिला था फर्स्ट टाइम? इन द ताइवान चाइना, ये याद रखना, ठीक है? फाइन। सो